सीताराम, आप सभी को आई होप आप सब बढ़िया होगे, बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है अहमदाबाद में तो। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर चल रहा है मुझे बताना जरूर। हमारे तो अहमदाबाद में तो अभी से ही बहुत गर्मी हो गई है। आज फाइनली संडे, आप ये वीडियो संडे को देख रहे हो, मैं ये सैटरडे को शूट कर रहा हूँ। तो आज सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अभी हम लोग कार ऑफ द न्यूज़ की ये वीडियो रहेगी। हमारा कौन सा एपिसोड है वो तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम आगे बात करें तो आज तो इतनी सारी न्यूज़ है जिसकी कोई हद नहीं। कुछ काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए, उनके भी जवाब देने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे कुछ कार ऑफ द न्यूज़ के बारे में, बाद में मैं कमेंट्स जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह जो भी है वो सारे बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार न्यूज़ में। टाटा पंच ईवी में लॉन्च हो चुकी है, जो कि 12 लाख के आसपास उसका टॉप मॉडल निकाला है, ठीक है। उसका जो लगभग बोलते हैं ना, अभी मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, मुझे पता नहीं है, पर जो मैंने एनालाइज किया उस पर से मुझे ये पता लगा है कि वो गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 280 से 320 किलोमीटर के आसपास, जो टॉप मॉडल है 40 किलोवाट का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो चलना चाहिए, ठीक है। अगर वो उतना चलता है तो बहुत बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। वैसे वो अगर आपका बजट है कि भाई हाँ, और आप फिक्स है कि हमको इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी है, तो आप उसको कंसीडर जरूर करना। अब काफी लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये 3XO का ईवी वर्जन जो है उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब उसका नाम 3XO ईवी है कि 400 है वो मुझे पता नहीं, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उसमें मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, टाटा पंच में 40 किलोवाट की बैटरी है, महिंद्रा में 400 जो है उसमें 39 किलोवाट की है, ठीक है। बाकी साइज में देखोगे, वजन में देखोगे, हर चीज में आपको 400 बड़ी मिलेगी टाटा पंच से, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट बड़ी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, उससे सब कुछ है, इसलिए वो आपको एवरेज कम देगी। और अगर आप सिंगल या 2 ही जने हो ट्रैवल करने के लिए तो फिर मैं बोलूंगा टाटा पंच ले लेना। फीचर्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सारे हैं उसमें जो होने चाहिए यूसेज के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए। बहुत बढ़िया गाड़ी रहेगी वो। बाकी दूसरा फॉर्च्यूनर की राइवल एमजी की तरफ से मैजेस्टर लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। अभी उसकी प्राइस कंपनी ने शोकेस नहीं करी है, गाड़ी लॉन्च नहीं करी है, गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, खाली गाड़ी को शोकेस किया है। और गाड़ी को जो शोकेस करने के ऊपर से जो पूरा का पूरा हमको वो रिस्पॉन्स दिख रहा है कि वो गाड़ी बहुत अच्छी तो नहीं, पर ये है कि जैसे फॉर्च्यूनर और लेजेंडर उसके ऊपर है, बस वैसे ये ग्लॉस्टर के ऊपर रहेगी मैजेस्टर। बाकी फिर देखते हैं इसका भी क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी जिसने भी गाड़ी ली है, अभी 1-2 यूट्यूबर्स है उन्होंने बुक भी करी है, तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम पीछे का भी पास्ट देखें हमारे उसका, तो कभी भी हमको ये नहीं आया कि ग्लॉस्टर फट गई या ग्लॉस्टर का इंजन के कारण किसी को रिलायबिलिटी इशू या ऐसा कुछ आ रहा है। एमजी की गाड़ियां रिलायबल तो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरेज का इशू हो सकता है, आई अग्री उस चीज में। बाकी फॉर्च्यूनर भी नवी स्पाई करी जा रही है। अब काफी लोग बोल रहे हैं 2026 में आएगी, काफी लोग बोल रहे हैं 2027 में आएगी। जो मुझे लगता है वो अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 2026 में आएगी। बाकी फिर अगर जल्दी आ जाए तो पता नहीं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी उसका भी एलसी से इंस्पायर कर दिया और उसको भी पूरा का पूरा उन लोगों ने फीचर्स वगैरह भर के रखे हैं। कुछ फोटोज वगैरह तो आई हैं, अब हकीकत है कि नहीं वो पता नहीं, अब वो अलग आ जाए, इसलिए मैं अभी फोटो अटैच नहीं कर रहा उसकी, ठीक है। फिर बाकी जैसे रेनॉल्ट की ट्राइबर आती है, वैसे ही निसान में भी ट्राइबर ग्रेविटा नाम से, ऐसी कुछ नाम से लॉन्च करी है, ठीक है। वही 7 सीटर है, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी है, अच्छी है। अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो, वो भी गाड़ी खराब नहीं है। ट्राइबर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं गई, पर अच्छी तो गई है, ठीक है। फिर बाकी जो विनफास्ट करके एक कंपनी है, जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनका मुझे नहीं पता। विनफास्ट करके एक कंपनी है, उसकी भी एक 7 सीटर गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है। अब वो 7 सीटर गाड़ी कैसी मार्केट में परफॉर्म करेगी वो अभी हमको पता नहीं है। फिर आते हैं मारुति पे, तो मारुति के अंदर ब्रेजा एक है जिसकी अभी टेस्टिंग मार्केट में चालू है। अगर मार्केट में जैसे उसकी टेस्टिंग चालू है तो उसमें देखा गया है कि भाई अंदर का नया इंटीरियर वगैरह है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। बाकी काफी लोग बोल रहे हैं उसमें 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आएगा।
तो जहां तक मुझे लगता है वो 1.2 लीटर का टर्बो नहीं होगा, वो फ्रॉन्क्स वाला 1 लीटर का टर्बो इंजन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा कि 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मारुति के पास है। अगर हो तो मुझे पता नहीं, पर जहां तक मुझे पता है फ्रॉन्क्स वगैरह ये सब जिनमें भी आता है ना, वो 1 लीटर का टर्बो आता है, और वो वन ऑफ द सक्सेसफुल इंजन है, बहुत तगड़ा इंजन है वो भी, और रिलायबल है, मारुति है, इसलिए वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर जैसे महिंद्रा की 7XO आती है, सफारी आती है टाटा में, वैसे ही JSW यानी MG JSW J2 T2 नाम से एक उनके उसी कैटेगरी में राइवल लाके देगा, जो कि लोग बोल रहे हैं अच्छी आएगी, क्या आएगी वगैरह वगैरह, पर वो मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना मेरे को पता लगा गाड़ी एक आने वाली है, टेस्टिंग चल रही है, अब वो कैसी आएगी क्या आएगी, जब आएगी तब पता चलेगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी फॉर्च्यूनर में तो मैंने आपको बताया, उसके वो सब आने वाला है। बस मैं ये बोलता हूँ कि फीचर्स के लिए मेरा ओपिनियन जो रहता है, भाई फीचर्स मेरे लिए भी इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, जो मैटर करता है वो है इंजन, ठीक है। तो अगर डीजल इंजन जो अभी 2.8 लीटर का चल रहा है वो बंद हो जाएगा और थोड़ा होगा, तो वो मेरे हिसाब से मजा नहीं आएगी गेम में, मेरे हिसाब से फिर मजा नहीं आएगी। इसलिए कंपनी को 2.8 लीटर का डीजल इंजन तो चालू रखना ही चाहिए मिनिमम। अब उसमें हाइब्रिड आता है नहीं आता, अभी माइल्ड हाइब्रिड पे इतनी छोटी सी बैटरी दी है नाम की, वो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला उससे। बाकी देखते हैं प्रॉपर हाइब्रिड आता है नहीं आता है, क्या होता है, अभी वो चीजें कुछ शो डिक्लेयर करी नहीं है। हाँ, बाकी मेड इन इंडिया पे एक प्राउड मूवमेंट की चीज ये है कि रेंज रोवर की इवॉक आती है स्टार्टिंग गाड़ी, तो वो गाड़ी अपने इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में असेंबल हो रही है, मैन्युफैक्चर अब वहां पर हो रही है वो गाड़ी। उससे क्या होगा, जो ये इंडिया यूके की डील हुई है उसमें, उसके ऊपर हमको बेनिफिट सबसे ज्यादा देखने मिलेगा, और उससे गाड़ी का प्राइस सस्ता होगा, जो बेनिफिट्स है वो हमारी तरफ पास ऑन होंगे। और बात करें तो एक जैसे स्कोडा की कोडियक आती है, ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में, बस सेम टू सेम वैसे ही वही गाड़ी को वॉक्सवैगन की बैजिंग के साथ टायरॉन नाम से लॉन्च कर दिया, ठीक है। और उसकी जो प्राइसिंग रखी है वो 47 लाख रुपीज एक्स शोरूम रखी है, ठीक है। तो उसकी बात करें 47 पे वो गाड़ी जस्टिफाइड है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि ये भी आपको लेजेंडर भी अराउंड 55-56 लाख रुपए के आसपास स्टैंड करती है, ठीक है। ये भी अराउंड आपको 53-54 लाख पे करेगी। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, 2 लीटर का डीजल इंजन पेट्रोल इंजन चाहिए, और गाड़ी पे पंजा रखते गाड़ी दौड़े, ऐसी गाड़ी चाहिए, तो आप आंख बंद करके वो गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि वो गाड़ी इतनी तगड़ी परफॉर्म करेगी जिसकी कोई हद नहीं। कोडियक भी अच्छी है, कोडियक खराब नहीं है। जिसको स्कोडा बैच चाहिए वो कोडियक लो, जिसको वॉक्सवैगन बैच चाहिए वो टायरॉन ले लो, ठीक है। फिर बाद में i20 का एक नया वेरिएंट अभी आया है, बेस वेरिएंट, अब उसका नाम पूरा परफेक्ट नहीं पता, पर वो 5-5.5 लाख के आसपास में कुछ आया है, ठीक है। अब वो जो आया है उसमें वो भी जो ये फ्रॉन्क्स उसके अल्टरनेटिव है उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, और मुझे i20 पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो i20 बहुत अच्छी गाड़ी है, उसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट जो आता है उसका i20 स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, आंख बंद करके लेने जैसी गाड़ी है वो। बस ये है नीचे से थोड़ी लग सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस इश्यू जिसको बोलते हैं, बाकी वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको मिल रही है, आपकी इच्छा है, कंफ्यूज हो, तो आंख बंद करके वो गाड़ी लो। रीसेल भी अच्छा है, रिलायबल भी है, फीचर्स भी है, सब कुछ है, इंजन भी तगड़ा है, ठीक है। अब मोटे मोटे यही थे हमारी गाड़ी के अपडेट्स कार ऑफ द न्यूज के बारे में। अब हम बात करेंगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए, उनका मैं जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खाली एक इतनी चीज बोलूंगा कि आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो थोड़ा सा है ना क्लियर कट पूछो, ठीक है। तो आप पूछते हो उसमें बस ऐसे पूछा है कि मैं अभी वो पूरा क्वेश्चन भी पढ़ूंगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इज द हेडलाइट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट इनफ एट नाइट ड्राइविंग। डेल्टा वेरिएंट के अंदर आते हैं येलो हैलोजन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये, और इज इट गुड टू गो फॉर द जेटा वेरिएंट, आई डोंट वांट एनी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन। तो फिर मैं आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं कराना आपको, तो गो विद जेटा वेरिएंट। क्यों? क्योंकि आप अगर एक वेरिएंट अपग्रेड कर रहे हो तो सिर्फ एक लाइट के कारण तो करोगे नहीं, उसके साथ भी अंदर 3-4 फीचर्स कुछ ना कुछ तो ऐड होंगे, तो आप वो चीज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई और व्यूअर है तो उसको एक ही चीज की एडवाइस दूंगा मैं, कि अगर आप डेल्टा वेरिएंट ले रहे हो, सोच रहे हो भाई खाली एक लाइट इश्यू है,
तो मैं बोलूंगा कि आप है ना आफ्टर मार्केट लाइट्स, एलईडी लाइट्स इतनी अच्छी अच्छी आती है, अजूम है, HJG ब्रांड है, हाइपरसोनिक है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत मतलब बहुत, ये तो मैंने ऐसे एक आध बोल दी, बहुत डगली मार्केट में पड़ी है, ठीक है। लो उनकी बढ़िया लाइट्स आती है कंपनी से, जेटा वेरिएंट से भी अच्छी लाइट्स वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, और इतनी बढ़िया लाइट्स का रिस्पॉन्स होगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है, आई डोंट वांट एनी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन, इसीलिए मैंने जेटा वेरिएंट पे बोला, वरना और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी आप वेरिएंट अपग्रेड करते भी हो तो फिर उसमें आपको फीचर्स तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी वैल्यू तो जस्टिफाई करेगा ही, कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं, भाई आपको कितने की पड़ी गुजरात में? ये क्वेश्चन मेरे को 3 से 4 बार पूछा गया है कि भैया आपको आपकी 3XO कितने की पड़ी। तो देखो ये चीज मैं एक ही बार क्लियर बता देता हूँ। इसमें ऐसा है, मैंने इंश्योरेंस सेल्फ करवाया है, मैंने इंश्योरेंस मेरी गाड़ी का महिंद्रा कंपनी से नहीं करवाया था, मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस खुद से करा। किससे करवाया वो मैं यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकता, मैं वो कंपनी की ब्रांड प्रमोशन क्यों करूँ जब तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सीधी सी बात है। अगर वो मुझे ब्रांड प्रमोशन देंगे तो मैं उनका नाम भी डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ऐसा है, मैंने एक्स शोरूम, TCS, RTO, AMC टैक्स, ये 4 चीज मैंने भरी, ना मैंने एसेसरीज ली, ना मैंने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। वो एसेसरीज जो 10,000 की ये दिख रही है वो खाली इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को गाड़ी की डिलीवरी डिले हो गई थी, कि भाई जो कमिटमेंट की गई थी उस पे डिलीवरी पे धनतेरस की डिलीवरी डेट थी पर उस पे नहीं मिली, इसीलिए मैंने बोला था कि भाई मुझे 10,000 या 15,000 की एसेसरीज और दो, तो उन्होंने मुझे ये थोड़े बहुत एसेसरीज के बेनिफिट्स में ये सब चीजें दी। उन्होंने बजट दे दिया 10,000 का, बाकी जो लेना नहीं लेना वो मेरी चॉइस थी, मैंने जो बोला उन्होंने वो मुझे लगा के दिया। तो एसेसरीज में मैंने कुछ लिया नहीं, वरना वो पर्टिकुलरली 25,000 की खाली एसेसरीज का प्राइस गिन रहे थे, ठीक है, और सब गिन रहे थे। अब काफी जगह मेरी गाड़ी का इसमें ये केस था कि जब मैं गाड़ी लेने मार्केट में उतरा था ना, तो मैं रहता है अहमदाबाद में हूँ, ठीक है, GJ01, आंख में लग रही है लाइट, GJ01, ठीक है। मैंने अहमदाबाद में 3 से 4 ब्रांच में कोटेशन निकलवाया, सुरेंद्र नगर, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, इतनी जगह मैंने एक 3XO AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक का प्राइस निकलवाया था, ठीक है। और अब भी लेटेस्ट की बात करूं मैं तो गाड़ी का भाव जब मैंने ली थी तब इसका एक्स शोरूम प्राइस था 12,75,300 रुपीज, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद है। और अभी जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है वो 12,90,500 के आसपास चल रहा है, मतलब गाड़ी के प्राइस बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 15,200 के आसपास से कुछ बढ़ा है, तो इसका मतलब ये जब 15,000 से एक्स शोरूम बढ़ा तो आगे इंश्योरेंस, RTO, AMC टैक्स, सब कुछ बढ़ेगा, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। तो मोटा मोटा आप ये बोल सकते हो 40 से 45,000 रुपए से ये गाड़ी अब महंगी हो चुकी है, ठीक है। बाकी अगर आपको पुराना स्टॉक मिल रहा है, अभी जैसे मैंने वीडियो डाली थी 1 या 2 दिन पहले, आपने देखी होगी कि मैंने वीडियो डाली जिसके अंदर मैंने बताया महिंद्रा की गाड़ियों में ऑफर्स किस पे कितना चल रहा है, आप वो दिखाते हुए आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कितना नेगोशिएट करते हो, ठीक है। फिर तो मैंने काफी जगह कोटेशन निकलवाते, कहीं पर भी मेरे को, क्योंकि मैंने नवरात्रि में रामनवमी वाले दिन गाड़ी बुक करी थी, ठीक है, मेरे को कहीं पर भी हर जगह एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, इंश्योरेंस हमसे लो तो डिस्काउंट देंगे वरना डिस्काउंट नहीं देंगे, सिंपल सी बात थी। अब इसमें मैं क्लियर बात बताऊं, 78,000 रुपीज के आसपास का सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस था, ठीक है, और उसमें वो लोग मेरे को 40 से 45,000 का ऑल ओवर पूरा पैकेज बनाने के बाद 25,000 की एसेसरी ये वो सब ऐड करके 30 से 35,000 40,000 के आसपास का मेरे को टोटल डिस्काउंट अवेल कर रहे थे। अब मेरी कंडीशन ये थी, मुझे डिस्काउंट भी चाहिए पर मेरे को इंश्योरेंस आप लोगों से नहीं चाहिए, मुझे एसेसरीज भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ फालतू नहीं चाहिए, ना एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, कुछ नहीं, कोई फालतू चीज नहीं। एक्स शोरूम प्राइस, TCS, RTO, AMC टैक्स, दैट्स इट, बात खत्म। इंश्योरेंस मैंने सेल्फ करवाना था, ये मेरी नकी थी। अब मैंने इतनी सब जगह पूछा, सबने मेरे को मना कर दिया, भाई नहीं आपको इंश्योरेंस हमसे लेना होगा, ये एसेसरीज वगैरह सब लेना पड़ेगा तो हम आपको डिस्काउंट देंगे वरना नहीं देंगे। बट एट द एंड आपने डिलीवरी व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाओ और जाके देखो। तो मैंने गाड़ी जब ली
तो बुक कराई, तब मेरे को कोइंसिडेंस था, वो भी 2 दिन की गेम थी, मोटी मोटी बता रहा हूँ, मेरे को अब तो पूरा याद भी नहीं, 2 दिन की गेम थी। मैंने एक दिन पूछा, उन्होंने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने कोटेशन भेजा, मैंने उनको बोला ये रिमूव करो ये रिमूव करो ये रिमूव करो, उन्होंने वो रिमूव किया, उन्होंने मेरे को कोटेशन दिया, कोटेशन के ऊपर फिर मैंने डिस्काउंट मांगना शुरू किया। पहले डिस्काउंट की बात नहीं करी, पहले सब कुछ रिमूव करवाया, उन्होंने रिमूव किया, फिर जो प्राइस निकली उस पर मैंने डिस्काउंट खींचना शुरू किया, नेगोशिएशन फोन पर ही, फोन पे नेगोशिएट हुआ। नेक्स्ट डे उन्होंने, मैंने बोला था तो उन्होंने फिर बोला कि मैं 15,000 के लिए और बात करता हूँ, तो उन्होंने नेक्स्ट डे लिया, वो लिया, तो उसके बाद राउंड फिगर बैठ गई थी एक, तो वो जो भी बैठी थी वो मैं बता नहीं सकता, वो बैठ गई। और उसके बाद मैंने बोल दिया था अब मैं इंश्योरेंस खुद से लूंगा, तो पहले उन्होंने भी मेरे को मना किया था कि हमसे ले लो वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी वो एट द एंड में ये बुरा ही नहीं कर रहा, एट द एंड देखो वो भी सेल्स मैन होता है, सेल्स का प्रेशर होता है उनके ऊपर भी, तो वो बेचने करने का, तो वो थोड़ा बहुत स्कीम वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब मैंने इग्नोर करते हुए मैंने बोला नहीं मैं खुद से लूंगा, तो मैंने वो करा। तो इन शॉर्ट ये कि मुझे गाड़ी बहुत ढंग की प्राइस पे पड़ी थी, पर जब मैंने इंश्योरेंस भी खुद से ले लिया, सब कर लिया, तो मैं इतना डैम श्योर बोलता हूँ, जो मेरे को मैंने जहां से गाड़ी ली और जो सबसे नियरेस्ट कोटेशन जो मेरा था उसमें और इसमें 92,000 या ऐसा कुछ 90,000 के आसपास का डिफरेंस था। सबसे नियरेस्ट कोटेशन का बोल रहा हूँ, सबसे नियरेस्ट के 90,000 का मिनिमम डिफरेंस था, जिसमें मैंने मेरा इंश्योरेंस मिला लिया, तो भी आप सोचो इतना डिफरेंस आ रहा था। तो मेरे को ये गाड़ी उस टाइम पे बहुत बेटर डील पे मिल गई थी। और काफी लोग मेरे से ये क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया आपने नवंबर में गाड़ी ली, दिसंबर में तो इसमें और ऑफर चल रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। ब्रो मैंने जब गाड़ी बुक करी सितंबर में, ये गाड़ी बनी कब? सितंबर में मैंने बुक करी और गाड़ी बनी, भगवान का पहला इशारा, ठीक है। कोई डेड स्टॉक नहीं, कहीं खड़ी होगी, धूल खारी होगी, उसने बारिश झेली होगी, करी होगी, कुछ नहीं, एकदम जिस दिन पैसा दिया 11,000 रोकड़ा, उसी महीने में गाड़ी बनी। तो सड़ने वड़ने की तो कोई बात ही नहीं आती। बाकी एक चीज मैं क्लियर बताता हूँ, भले मैं महिंद्रा की गाड़ी लेके बैठा, महिंद्रा को खाली उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो वेरिएंट बन चुका है, क्योंकि सितंबर में बनी, अक्टूबर रुक के मेरे को नवंबर की 10 या 11 तारीख को फोन आया कि आपकी गाड़ी हमको रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा 1.5 महीने का प्रोसेस पुणे में बन रही है, अहमदाबाद ये रहा पास में, कोई बहुत स्टेट भी क्रॉस नहीं करना है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा। बट ये है कि ठीक है अब आ गई जो हुआ। बाकी अगर इंप्रूव करे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 दिन के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रह जाए ना टाइम पीरियड, तो बहुत अच्छा रहेगा। विद इन अ मंथ गाड़ी बनी और कस्टमर को मिल भी गई, तो बहुत अच्छी चीज होगी। मेरा ये सजेशन है, क्योंकि इसमें टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो कंपनी के पास 1.5 महीना ये गाड़ी रही, ठीक है, मेरे को भी गाड़ी लेट मिली, तो उनके पास वो 1.5 महीना ये गाड़ी का पैसा फंसा रहा, 1.5 महीने बाद मुझे मिली, तब मैंने पूरा पेमेंट किया, वरना तो मैं तो पेमेंट पहले तो पूरा करूंगा भी नहीं। तो ये चीज है, तो कस्टमर भी उसमें खुश रहेगा, तुम्हारा भी कैश ऑपरेटिंग साइकिल फटाफट घूमेगी, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। बाकी इतना मोटा मोटा बता देता हूँ कि मेरे को ये जो गाड़ी मिली, ठीक है, तो मुझे ये गाड़ी जो मिली इसमें सब कुछ, मेरा सेल्फ इंश्योरेंस की प्राइस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करने के बाद उसमें ये 10,000 की एसेसरीज भी उन्होंने कॉस्ट में तो कम किया नहीं था, वो तो ऐसे ही दे दी थी। तो वो सब मिला के मेरे को ये गाड़ी कुछ अराउंड पड़ी थी 13.7 के आसपास, 13,70,000 के आसपास, ठीक है। और एग्जैक्ट प्राइसिंग बताऊं तो 13,77,000 की ये कार मुझे ऑल इंक्लूसिव पड़ी। बाकी ये मैट्स वगैरह मैंने थोड़े अलग से इंस्टॉल करवाए, अभी ग्राफीन कोटिंग या पीपीएफ वगैरह जो भी मैं कराऊंगा वो सब अलग रहेगा, ठीक है। वो आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये था मेरी गाड़ी का, मैंने शॉर्ट में बता दिया मेरी गाड़ी की पूरी स्टोरी, कैसे बुक करी एंड ऑल, ठीक है, ये चीज थी। फिर बात करते हैं आगे, कार न्यूज हमारी हो गई, अब कमेंट सेक्शन में बात करते हैं। तो वो मैंने जेटा वेरिएंट वाला जो कमेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, जेटा वेरिएंट मेरी तरफ से, क्योंकि आपने बोला है आफ्टर मार्केट मुझे एक भी चीज नहीं करवानी, इसीलिए, ठीक है। बात करें कितने की पड़ी, वो क्वेश्चन हो गया, ओके। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि आप लोग है ना क्लियर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, पर वो ढंग से लिखो। देखो जैसे कि मैं बताऊं ना कि आपका सिटी यूसेज क्या है, आपका हाईवे यूसेज क्या है वो लिखो, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, आपको कंपलसरी है कि एसयूवी ही चाहिए कि कंपलसरी है सेडान ही चाहिए, क्या चाहिए कुछ बताओ मुझे, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अब आप लोगों का टेस्ट कैसा है, टेस्ट यानी आप लोगों को पर्टिकुलरली एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो
पंजा धरते ही उठती हो, मतलब बोलते हैं ना थोड़ी एंथुजियास्टिक वे में गाड़ी कुछ चाहिए हो, कि या फिर भाई नहीं नॉर्मल ड्राइविंग के लिए चाहिए, मेरे फादर है मेरी मदर है, तो कुछ बताओ तो मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं। अब ये ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हेलो ब्रदर, हमारे घर में भी कार का प्लान हुआ है और हम Hyundai Venue HX5 प्लस और महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए में बहुत कंफ्यूज है। आप कुछ बता सकते हैं हमें क्या लेना चाहिए, प्लीज हेल्प एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला उसके लिए। अब जैसे इसमें आपने गाड़ी का नाम बताया, आप प्लान कर रहे हो वगैरह वगैरह, आपने वो बताया, पर आगे आप कुछ बताओ तो सही, आपका सिटी यूसेज क्या है, हाईवे यूसेज क्या है, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, कुछ डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। अब मैंने उसमें कमेंट किया है नीचे, जब तक उनका रिप्लाई अभी तक कुछ आया नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज सिंपल बताता हूँ, अगर आपको इंटीरियर की कैबिन की स्पेस ज्यादा चाहिए, गो विथ 3XO। क्यों? वेन्यू में वो कम है कंपैरेटिवली टू 3XO। यहाँ सिर्फ दो गाड़ियों की बात हो रही है, कोई तीसरी गाड़ी इन्वॉल्व मत करना, ठीक है। तो इंटीरियर स्पेस की बात करें 3XO, इंटीरियर में फीचर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पे वेन्यू शायद 1-2 पॉइंट्स ज्यादा लेके जाएगी। बात करें प्राइसिंग की तो 80,000 रुपए से 3XO का रेवेक्स ए जो मॉडल बोल रहे हो आप, वो महंगा है, ठीक है। फिर बाद में बात करें, अगर आप ये दोनों गाड़ी में कंफ्यूज हो और अगर आपको सिटी यूसेज के लिए चाहिए, गो विथ 3XO। अगर आपको एंथुजियास्टिक वे में नहीं चाहिए, भाई बहुत भारी इंजन ना, वो दोनों में इंजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर यह है आपको फील, जो ड्राइविंग प्लेजर बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, वो 3XO में मिलेगा, वो आपको वेन्यू में नहीं मिलेगा। साइज में बात करो, साइज में आपको 3XO बड़ी मिलेगी, इंटीरियर स्पेस में बड़ी मिलेगी, इंजन में 1 पॉइंट अच्छा मिलेगा, सस्पेंशन में आपको 3XO अच्छी मिलेगी। बाकी ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, बाकी फिर आपको कौन सा मॉडल चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा और डिटेल में बताओ तो मैं आप लोगों को भी और बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी मेरे से पूछोगे कि हम इन दोनों में से कौन सी लें, तो एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये सब चीजें मैंने बता दी। उसके सिवाय अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस पे थोड़ा भी हेडेक नहीं चाहिए तो आप वेन्यू पे जाओ। ऐसे तो देखो महिंद्रा का आफ्टर सेल सर्विस के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना था, ठीक है। अगर मैं भी वो सुन के रुक जाता ना अगर, तो मैं नहीं लेता आज ये, पर मैंने जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड करी हुई कि भाई मैंने महिंद्रा की पहली सर्विस करवा चुका हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी भी बढ़िया चल रही है, भगवान की दया, हर हर महादेव, ठीक है। तो मुझे कोई गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना आफ्टर सेल सर्विस में कोई प्रॉब्लम आई। तो या अब ये लक बोल लो कि जो भी बोलना है आपको, आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस के कारण आप खाली पर्टिकुलरली एक गाड़ी चेंज कर रहे हो, तो आप अपने घर के नियर बाय में जो भी महिंद्रा का सर्विस सेंटर और डीलर है वहां जाओ, वहां जाके पूछताछ करो, कोई 2-4 लोग होंगे आपके कांटेक्ट में, उनसे पूछो कि वहां का रिस्पांस कैसा है एंड ऑल, सब पता आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें रहती हैं, थोड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। वेन्यू में आपको वो रिलायबिलिटी इशू नहीं आएगा, आफ्टर सेल सर्विस इशू भी नहीं आता। बट ये भी मैंने देखा है नॉर्थ साइड में Hyundai की कंपनीज के जो डीलर्स के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो बहुत मिसबिहेव करते हैं कस्टमर्स के साथ। गाड़ी के साथ प्रॉब्लम नहीं करते, पर उनके अंदर एक एटीट्यूड का नाम सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं, जो मैंने सुना मैंने आप लोगों को वो बताया, ठीक है। तो ये मत बोलना कि आपको महिंद्रा ने पैसा दिया Hyundai की बुराई करने के लिए, ठीक है। जो मैंने सुना मैंने वो बताया, मैंने महिंद्रा का भी बहुत कुछ सुना था, पर मेरे साथ जो भी हुआ मैंने वो पूरा डिटेल में फर्स्ट सर्विस की जो वीडियो बनाई है अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने वो सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। अभी भी अगर आपको इस चीज में कोई और डाउट है तो आप या तो मुझे इंस्टा आईडी पे, नीचे इंस्टा आईडी आ रही है उस पर कुछ मैसेज कर दो, या तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिए। फिर एक और कमेंट है, आवर इंटेंशन एंड डिजायर विद दिस कार इज फुलफिल एंड ग्रेटफुल एंड द अमेजिंग टॉर्क कन्वर्टर इज माइंड ब्लोइंग, मेकिंग सेंस टू बाय दैट टाइप ऑफ कार अकॉर्डिंग टू अदर कॉम्पिटिशन इन मार्केट। डेफिनेटली इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है वो अनबीटेबल है, ठीक है, मेरे को भी पता है, इसलिए मैंने ये कार ली। बट इसका कंपटीशन जो 3XO का मैं एक्चुअल जो मानता हूँ ये TGDI इंजन का, तो वो मेरे को लगता है काइलैक। क्यों काइलैक कहाँ बेनिफिट लेके जाती है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। काइलैक की आप जब 140 की स्पीड पे आप ऐसे स्टीयरिंग संभाल रहे हो और यूं हल्का सा टर्न लेके यूं का वो कॉर्नरिंग बोलते हैं ना हाईवे पे करने के लिए, और हैंडलिंग, वो काइलैक की क्रेजी है। वो क्यों? क्योंकि वो जर्मन इंजीनियरिंग है, ठीक है। वो बस दैट्स द मेन एजेंडा। ये आप कोई भी कंपनी ले लो, जर्मन के सिवाय वो कोई उसको बीट नहीं कर पाएगा। वो जर्मन इंजीनियरिंग है जो
ये उसका बैकबोन ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये उसका एक मेन पॉइंट है, बाकी वो गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। फीचर्स वगैरह भी आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। बाकी यही था। और नेक्स्ट बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज इम्प्लीमेंट करी है, मैं उसको रीड करके बताता हूँ। द इंडियन गवर्नमेंट हैज मैंडेट अ मिनिमम 95 octane rating for E20 petrol starting from 1st of April 2026 aimed at improving performance and efficiency। इसका मतलब ये कि 1st of April 2026 से आपको मिनिमम उन्होंने बता दिया कि 95 ऑक्टेन पेट्रोल से E20 डलना शुरू होगा। अगर आपने E97 ऑक्टेन या 100 ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हो तो उसमें E20 उतना नहीं होगा, 20% नहीं होगा, पर 95 ऑक्टेन में भी E20 इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी तक 95 में भी 20% नहीं था, शायद 11-12% था। तो कंपनी ने क्या किया, 95 ऑक्टेन, 93 ऑक्टेन, 91 ऑक्टेन सब में E20 पेट्रोल मिलाना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली करके 97 और 100 ऑक्टेन पर भी जाएगा। अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद की है तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिल करो, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 2023 के पहले की है तो ये चीज थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगी। क्यों? क्योंकि 2023 के बाद की जितनी भी गाड़ियां बनी है उसके सारे कंपोनेंट्स जितने भी है वो सारे E20 से कंप्लाई करते हुए हैं, और जो 2023 के पहले के वो कंप्लाई करते हुए नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी मैं देखो टू बी ऑनेस्ट एक चीज बोलूं ना, तो आपको ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जो टूटी ऑयल वगैरह जिसको सब बोला जाता है, बहुत कुछ चीजें होती है। तो वो सब अगर आप अपने पेट्रोल में मिला लेते हो पेट्रोल टैंक में तो वो बहुत बेनिफिट करती है, उससे आपका इंजन बच सकता है। पर ऐसा बोला जाता है कि वो हर फ्यूल टैंक पे नहीं, हर 3 से 4 फ्यूल टैंक के बाद वो चीज करवाओ तो आपके लिए, आपकी गाड़ी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने 1 महीने में समझो 2 बार फ्यूल टैंक करा, तो मेरे 2+2 फ्यूल टैंक यानी 4 फ्यूल टैंक पे मैंने कुछ नहीं डलवा, 5th फ्यूल टैंक पे मैंने वो ऑयल मिक्स किया थोड़ा सा, जितना उस बॉटल के पीछे रिकमेंड हो वो, फिर मैंने आगे वापस से 4 फ्यूल टैंक में कुछ नहीं डलवाया, फिर जो आगे वाला 5th टैंक आएगा उसके बाद फिर से उस पे फिर से मैंने वो थोड़ा सा मिला। तो हर फुल फ्यूल टैंक पे डालना जरूरी नहीं है, गाड़ी का डैमेज भी होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। बाकी तो मारुति सुजुकी ने 200th नेक्सा शोरूम जो खोल लिए हैं वो है। बाकी ग्लोबल इंटरेस्ट में देखे तो सुजुकी और Hyundai इंडियन प्रोडक्शन को और सेल्स टारगेट्स को अचीव करने में हाथ धो के पीछे लगे हुए हैं। अब देखते हैं ये मार्च जैसे शुरू हो गया आज से, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखते हैं ये मार्च एंड के अंदर भी मस्त मस्त डिस्काउंट निकलेंगे। अगर आपके आसपास में कोई भी है वो गाड़ी लेने का सोच रहा है, उसको बोलना 20 मार्च को रुको, 20 मार्च के बाद मार्केट में उतरना। और मैंने अभी एक वीडियो पहले, 1 या 2 वीडियो पहले मैंने डाला है कि किस गाड़ी पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, आराम से आप लोगों को मिलेगा। बस वो गाड़ी उनके पास रेडी स्टॉक होनी चाहिए, उतनी देर है, बाकी कुछ नहीं है। अगर वो बोलते हैं बुकिंग करा दो तो पूछना 100% रिफंडेबल है तो आप बुकिंग भी करा देना। आप लोग को मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो लोग भी उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम रेवेन्यू शो करने के लिए आप वो उनका पूरा ट्राई करेंगे कि आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दे। तो यही थे हमारे आज का कार न्यूज ऑफ द वीक के वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सॉल्व किए। अगर आप लोग फिर से कोई नया क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताओ तो मैं आप लोगों की और मदद कर पाऊँ। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक होकर मेरे को पूछो। मैं आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, नेक्स्ट संडे को आपको मिलेगी वीडियो, उस पे मैं वो भी आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा है और अगर मैंने आपके उस क्वेश्चन पे या कमेंट पे मैंने लाइक कर दिया है, इसका मतलब समझ जाना कि मैं आपके क्वेश्चन को आने वाले अपकमिंग संडे कार ऑफ द न्यूज की वीडियो में वो क्वेश्चन को ले लूंगा, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, आज भले मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, जो भी दिन हो गया, आने वाले संडे पे आपका क्वेश्चन रेडी होगा उस वीडियो में, वो मेरी जवाबदारी है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।